नमस्कार। आज हम पुनः मुंशी प्रेमचंद जी के धाम में उपस्थित हैं, कहानियों का श्रृंखला लेकर के। आज हमारे बीच बनारस के वरिष्ठतम रंगकर्मी विकास श्रीवास्तव जी आए हुए हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उपस्थित यहाँ पर सभी पर हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की 991 दिन पे गुल्ली डंडा कहानी का पाठन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, पाठन विकास श्रीवास्तव जी करेंगे, तो हम विकास श्रीवास्तव जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया अपनी बात के साथ पाठन शुरू करें। धन्यवाद मनोज जी। धन्यवाद मनोज जी। आप सभी को यहाँ आने के लिए धन्यवाद और साधुवाद। ये प्रांगण जिस महान कथाकार का है, आज मुझे भी यहाँ आने का प्रथम बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आने के बाद मेरा रोम रोम प्रफुल्लित है। और साथ में ये अपने दुर्भाग्य पे एक अजीब सी विडंबना है कि बास में रहकर भी हम इस प्रांगण तक नहीं पहुंच पाए। आज आप सभी के माध्यम से मुझे ये सौभाग्य मिला है। 951वीं इनफैक्ट कथा हम है जिसमें हम पाठ करेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में मैं बहुत छोटा सा हूँ, क्या कहूँ उनके बारे में। वो एक महान कथाकार और एक जीवंत शैली थे। हम सब उनको बचपन से पढ़ते आए हैं, उनको जीते आए हैं। वो एक महान कथाकार होने के साथ साथ उन्होंने जिंदगी को जीने की जो शैली बताई और जीने की जो जीवंतता, जो एक एहसास है, वो एहसास अपने आप में बहुत ही अनूठा और अनोखा है। उसको समझ पाना, उसको अभिव्यक्त कर पाना, ये एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। तो उनकी बहुत सारी कथाएं हैं। उन कथाओं में एक मानसरोवर कथा संग्रह है जिसकी एक कहानी है गुल्ली डंडा। वो मैं आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं। गुल्ली डंडा एक बेसिकली एक आपको एक सार के रूप में अगर मैं कहूं तो दो दोस्तों की कहानी है। दो दोस्त होते हैं, समय उनका एक दूसरे के साथ खेल के बीतता है और वो बड़े होते हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और वो व्यस्तता और समाज का जो विचरण है उसमें एक बड़ा आदमी हो जाता है, एक छोटा आदमी होता है। लेकिन फिर तकदीर उनको मिलाती है और मिला के फिर से उसी खेल के ही माध्यम से, गुल्ली डंडा के माध्यम से वो एक दूसरे के समक्ष आते हैं। तो ये मैं उनके लिखे हुए शब्दों में अगर आपके सामने रखूं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको भी उनके शब्द ज़्यादा अभिसंचित कर सकेंगे। तो मैं उसका पाठन करता हूं। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूंगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा कभी खेलते देखता हूं ना, तो मेरा भी जी लोटपोट हो जाता है। जी करता है कि इनके साथ जाकर खेलूं। इस खेल में न लॉन की जरूरत, न कोर्ट की जरूरत, न नेट की और न ही थापी की। मजे से किसी पेड़ की टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी आ गए, खेल शुरू। विलायती खेलों का सबसे बड़ा ऐब यह है कि उनके सामान बड़े महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। यहां गुल्ली डंडा है कि बिना हरे फिटकरी के रंग चोखा हो जाता है। पर हम अंग्रेजी चीजों के इस कदर दीवाने हैं
हो कि हम सभी चीजों से, हमारे अपने पौराणिक खेलों से हमारी अरुचि हो गई है। स्कूल में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल तो उनके लिए है जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मरते हो? ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय होता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूटने का नहीं, तिल्ली फट जाने का नहीं, टांग टूट जाने का भय नहीं होता? अगर हमारे माथे पे आज तक गुल्ली का दाग है तो हमारे ऐसे कई दोस्त हैं जिनको थापी को बैसाखी से बदल बैठे हैं। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियां काट लेना और गुल्ली डंडे बना लेना, वह उत्साह, वह खिलाड़ियों की जमघटें, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं रहता था, जिसमें अमीराना चोचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही नहीं थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौकी पर बैठकर वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी नाव की तरह डगमगा रहा है और मैं हूं पदने और पदाने में मस्त हूं। न नहाने की सुधि है और न ही खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों और मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला, बंदरों सी नाक, पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता और वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी भी हो, वह इस तरह से लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन था वो। जिसकी तरफ आ जाए उसकी जीत समझिए निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत किया करते थे और अपनी गोइयां बना लेते थे। एक दिन मैं और गया दोनों ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था और मैं पद रहा था, मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रहा करते थे, पदना 1 मिनट भी अखरता नहीं था। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा। अनुनय विनय का कोई असर न हुआ था उसके ऊपर। गया ने मुझे पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दाव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बनके, और पदने के बेर में क्यों भाग रहे हो? तुम दिन भर पदाओ, मैं दिन भर पदता रहूं। हां, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। न खाने जाऊं न पीने जाऊं। हां, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूं? हां, तुम मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूं, देखो तुम मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है क्या? दाव किया है तो दाव लेंगे। अच्छा, और कल मैंने अमरूद खिलाया था वो लौटा दो। वह तो मेरे पेट में चला गया, निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया ना, मैं तुमसे मांगने थोड़ा गया था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव न दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है?
भिक्षा तक तो कोई स्वार्थ बिना देता नहीं है। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उससे दांव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून भी पचा लेते हैं। या मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा? अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी, उसने मुझे और कड़ी गाली दी और एक चाटा जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया। उसने मेरी पीठ पर एक डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। मेरे इस अस्त्र का मुकाबला वो नहीं कर सका। मैंने भी तुरंत आंसू पोंछ डाले और डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ अपने घर पहुंच गया। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे से पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से मैंने शिकायत ना की। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी का तबादला कहीं और हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी से ऐसा फूला कि हम जोलियों के बिछुड़ जाने का भी कोई दुख ना था। पिताजी दुखी थे, वह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी। यहां सब चीजें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घराव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूलों न समाता। लड़कों में जीट उड़ा रहा था। वहां ऐसे घर थोड़े ही होते हैं। ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बात करते हैं। वहां के अंग्रेजी स्कूल में मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे तुरंत जेल हो जाती है। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मुझमें उनकी निगाह में कितनी स्पर्धा हो रही है। मानो कह रहे हो कि तू भाग्यवान हो भाई, जाओ, हम तो इसी उजड़ ग्राम में जीना और मरना है। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में आ पहुंचा। फिर एक डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर की ओर निकल चला। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहां कुछ परिचित न था। जहां खंडहर था वहां पक्के मकान खड़े थे। जहां बरगद का पुराना पेड़ था वहां अब एक सुंदर बागीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं उसे पहचान भी ना पाता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोलें उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थीं, मगर वह दुनिया अब बदल चुकी थी। ऐसा जी होता था कि धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई हो, मैं अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूं। सहसा एक खुली जगह मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने आप को भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूं, साहबी ठाट में, रौब और अधिकार के आवरण में। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे है स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार? मैंने यूं ही कहा, हां हां वही गया। शायद वही गया हो। हां है तो जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैंने दूर से ही पहचान लिया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसको गले से लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रुक गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो?
गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मजे में हो ना? बहुत मजे में हूं। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हूं। मतई, मोहन, दुर्गा कहां है ये सब? कुछ खबर है? मतई तो मर गया और दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए। और आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूं। सरकार तो पहले बड़ी ही ज़हीन थी। अच्छा, अब कभी गुल्ली डंडा उंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से ही छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलें। तुम पदाना, हम पदेंगे। तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वो ठहरा टके का मजदूर और मैं एक बड़ा अफसर। हमारा और उसका क्या जोड़? बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कम झेप न थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना देंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहां रहेगा? पर खेले बगैर तो रहा भी नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से दूर खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले गए। साथ में एक कुल्हाड़ी भी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इससे अभी मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह ही नहीं था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था, वह वही सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना। गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर, किस लायक हूं। भाग्य में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद ना दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे से में जो रस था ना, वह तो अब न अदर सम्मान में पाता हूं और न किसी धन में। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए आगे। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। पश्चिम ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ था, जहां आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ लिया करते थे और उसके झुमक बनाकर कानों में पहना करते थे। वो भी क्या दिन थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट ली। उससे एक गुल्ली और डंडा बना लिया और फिर हमारा और गया का खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जा गिरी। यह वही गया था जिसके हाथों में गुल्ली जैसे अपने आप आकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं की हो, गुल्ली उसकी हथेली में पहुंची जाती थी, जैसे गुल्लियों पर उसने अपना वशीकरण डाल दिया हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली सभी उससे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथ में कोई चुंबक हो। गुल्लियों को वो खींच लेता था, लेकिन आज गुल्ली को उससे वो प्रेम ही नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। खुच जाने पर डंडा खेले जाता था।
हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह दूर जाकर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे उठा लाता और दोबारा टाण लगाता। गया यह सारी बेकायदेगिरी देख रहा था पर कुछ ना बोलता था, जैसे उसे सारे कायदे भूल चुके थे। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकल टन से डंडे पर जाकर गिरती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना, लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती और कभी बाएं, कभी आगे और कभी पीछे। आधे घंटे पदाने के बाद एक गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की और गुल्ली डंडे में नहीं लगी ऐसा मैंने जाहिर किया। बिल्कुल पास से गई है, डंडे पे नहीं लगी। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट ही नहीं किया। नहीं लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी क्या करोगे? बचपन में मजाल था मैं ऐसा घपला करके जीत पाता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं कितने आसानी से उसको धोखा दे रहा था। गधा सारी बातें लगता है भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक से छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस उस वक्त मुझे भी नहीं था। लेकिन क्यों ना एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं। इसमें हर्ज ही क्या है? मान गया तो वाह वाह, और नहीं तो दो चार हाथ पड़ना ही पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी छुड़ा लूंगा, फिर कौन दांव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई टन से बोली है। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने देखा लगते? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार। और जो किसी ईंट से टकरा गई वो? मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला इसका खुद मुझे भी आश्चर्य है। इस सत्य को झुटलाना वैसे ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंटी से लग गई होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज नहीं होती। मैंने फिर पदाना शुरू किया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता ने मुझे उस पर दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे से लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत समय होगा या न जाने कितनी देर पदाए, इसलिए वक्त मामला अभी साफ कर लेना ठीक होगा। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव अभी ले लो। दया, गुल्ली सूझेगी नहीं। कुछ परवाह नहीं, गया ने पदाना शुरू किया, पर अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टाण लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट से कम वह दाव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दांव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है, तुम्हारा अभ्यास छूट गया। कभी खेलते नहीं क्या तुम? खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों उसके बाद मोटर पर जाकर बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहां गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे। जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को मैं बुलाऊंगा। मैंने शाम का समय दे दिया और दूसरे दिन मैच देखने चला गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले, अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचानता नहीं था। खेल शुरू हो गया।
मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टाण लगाता तो गुल्ली आसमान से बात करती। कल किसी वो झिझक, वो हिचकिचाहट, वो बेदली आज ना थी। लड़कपन में जो बातें थीं आज उसमें प्रौढ़ता आ चुकी थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। मैंने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन पर लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। युवक जो था वो दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर वो डर गया। अगर वो दब न गया होता तो आज जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में ना था, पर दूसरों को इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाया करते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध नहीं आया, इसलिए कि वह खेल नहीं रहा था, वह मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूं। यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूं, अदब पा सकता हूं, लेकिन सहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष हुआ करता था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसके दया योग्य हूं। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया और मैं छोटा हो गया। यह कहानी गुल्ली डंडा थी, जो दो दोस्तों की कहानी थी, जिसको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जहन में बस एक ही शब्द आ रहे हैं, वाह 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 वाह। आपने इतना सुंदर पाठ किया कि बचपन की सारी स्मृतियां ताजा हो गई। इसके लिए आप बहुत ही पात्र हैं। और मुंशी जी की कहानी को, गुल्ली डंडा को आपने पूर्णतः जीवंत कर दिया। सारे दृश्य आंखों के सामने चल रहे थे और बहुत ही सुंदर। मैं इसके लिए आपको दिल से बधाई देता हूँ। और हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि भारत विकास परिषद के भारत विकास परिषद गौना के अध्यक्ष विवेक सूद जी हैं। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं अजय श्रीवास्तव जी, रामजी सिंह जी, राजेश जी और राजीव जी, सबको मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ। एक हमारा छोटा सा भाव है, हम जो भी यहाँ पे कहानी का पाठन करते हैं उनके प्रति हमारा एक छोटा सा भाव है, स्नेह है। मैं सभी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। बेटा आए।